हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो का विषय है सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी के अंतर्गत जिन टॉपिक्स को पढ़ा जाता है या पेपर में जिनसे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है उनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहला टॉपिक वर्ण तथा ध्वनि विचार की। अब सामान्य हिंदी का अध्ययन वर्ण से शुरू होता है, तो सबसे पहले जानना है कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है। ठीक है, तो बात करेंगे वर्ण की। संरचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। लघुतम यानी कि सबसे छोटी इकाई है। और वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड संभव नहीं है। खंड का मतलब होता है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। और ऐसे वर्ण हैं अ, क, च, प इत्यादि। ठीक है, अब बात करेंगे वर्णमाला की। वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण हैं। इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त वर्ण, 1 मिश्र वर्ण और 2 अयोगवाहक वर्ण आते हैं। इन वर्णों को स्वर तथा व्यंजन में बांटा गया है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हम संयुक्त वर्ण, मिश्र वर्ण और अयोगवाहक वर्णों को डिटेल्स में जानेंगे कि ये क्या हैं और कौन कौन से वर्ण हैं। अब बात करेंगे स्वर वर्ण की। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11 और स्वरों को भी इसके उच्चारण के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं और किसे ह्रस्व स्वर कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर हैं, और वो हैं अ, ई और उ। ठीक है, और बात करेंगे दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आउ तथा री। ठीक है, और इन स्वरों के उच्चारण में समय अधिक लगता है। ए, आई, ओ तथा आउ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। अब बात करेंगे अयोगवाहक वर्णों की। अयोगवाहक वर्ण कौन से हैं? अंग तथा अह। इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के साथ किया जाता है। ठीक है, अब अंग है अनुस्वार तथा अह है विसर्ग। ठीक है, तो विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में व्यंजनों के अंत में ही होता है। मतलब बीच में या स्टार्टिंग में कहीं भी इस शब्द का उच्चारण नहीं होता है। ये शब्दों के अंत में आते हैं, जैसे अतः, प्रातः आदि। ठीक है, और अंग है अनुस्वार। ये व्यंजनों के साथ शब्दों में मात्रा के रूप में आते हैं और शब्द के प्रारंभ तथा अंत में ही ये स्वतंत्र रूप से आते हैं, मध्य में कभी नहीं आते हैं। ठीक है, ये तो थे स्वर वर्ण। और अब हम बात करेंगे व्यंजन वर्ण की। ठीक है, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वह वर्ण है जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है और प्रत्येक स्वतंत्र वर्ण के उच्चारण में अ स्वर की ध्वनि छिपी होती है। मतलब कि व्यंजन वर्ण जितने भी हैं उनके उच्चारण में अ स्वर की भी आवश्यकता होती है, चाहे वो कोई से भी हो। और व्यंजन वर्ण कौन से हैं ये आगे मैं आपको बताऊंगी। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है और व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब सबसे पहले बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण किसी विशेष अंग अथवा अंगों की सहायता से होता है। अब किन किन अंगों की सहायता से इनका उच्चारण होता है? कंठ के अतिरिक्त जिह्वाग्र द्वारा तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि स्थानों के स्पर्श से इनका उच्चारण होता है। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? क वर्ग यानी कि क, ख, ग, घ और ग।
फिर ऐसे ही च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, अब बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की। ये वर्ण स्वर तथा व्यंजन के मध्य में स्थित हैं, जिस कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और ये है य, र, ल और व। ये आधे स्वर तथा आधे व्यंजन होते हैं। जिह्वा की इसमें विशेष सक्रियता होती है। अब है तीसरा ऊष्म व्यंजन। इनको ऊष्म व्यंजन इसलिए माना जाता है कि इनके उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न वायु का निष्कासन होता है। ठीक है, और ये शब्द, ये वर्ण कौन से हैं? श, श, स और ह। और इसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 3 संयुक्त व्यंजन सम्मिलित हैं, और वो कौन से हैं? अक्ष, त्र और ज्ञ। और श्र जो है वो एक मिश्र वर्ण है। इनको संयुक्त या मिश्र वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 वर्णों के संयोग से बने होते हैं। अब जैसे अक्ष है, वो किन किन वर्णों से मिलके बना है? क प्लस श। त्र किससे बना है? त प्लस र। ज्ञ किससे बना है? ज प्लस य। और श्र किससे बना है? श प्लस र से। इसलिए इन्हें संयुक्त वर्ण या मिश्र वर्ण कहा जाता है। अब व्यंजनों के उच्चारण को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला है स्पर्श। इसके अंतर्गत आते हैं क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध और प, फ, ब और भ। दूसरा है स्पर्श संघर्षी। इसके अंतर्गत आते हैं च, छ, ज और झ। देन तीसरा है संघर्षी। इसके अंतर्गत आते हैं फ, श, ह, ज और श। चौथा है अनुनासिक। इसके अंतर्गत आते हैं ग, य, ण, न और म। पांचवा है पार्श्विक। इसके अंतर्गत ल आता है। छठा है प्रकंपित। इसके अंतर्गत र आता है। सातवां है उच्छिप्त। इसके अंतर्गत ड और ढ आते हैं। और आठवां है अर्धस्वर। इसके अंतर्गत आते हैं य और व। अब इन संपूर्ण व्यंजनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अल्प प्राण तथा महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाले श्वास की मात्रा अल्प रहती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ण समूह का पहला, तीसरा तथा 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है। ठीक है, जैसे क, ग और ग। च वर्ग में है च, ज और य। अगला है ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व और ड। ये अल्प प्राण हैं। ठीक है, अब महाप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा निष्कासित होती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा सभी ऊष्म वर्ण महाप्राण हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, स और ह। इनके उच्चारण में हवा की अधिक मात्रा तथा हवा अधिक शक्ति के साथ बाहर आती है, इसलिए इन्हें ऊष्म या महाप्राण वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब ध्वनि के उच्चारण में तंत्रियों के कंपन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और इस कंपन के कारण वर्ण के उच्चारण के साथ जो तरंग वायु के साथ बाहर आती हैं, उन्हें घोष कहा जाता है। और इस आधार पर वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, सघोष तथा अघोष। अब सघोष किसे कहते हैं? जब स्वर तंत्रियां एक दूसरे के निकट आकर वायु में कंपन पैदा करती हुई ध्वनि के उच्चारण में सहायता करती हैं, तो ऐसी ध्वनियों को सघोष कहते हैं। सभी स्वर वर्ण तथा प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा,
चौथा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण जो होते हैं य, र, ल और व, ये सघोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं। अब अघोष क्या होते हैं? ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां दूर दूर रहती हैं तथा वायु स्वर तंत्रियों में बिना कंपन के निकल जाती है। ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब कौन से वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं? व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा तथा श, श और स, ये जो ऊष्म वर्ण है ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब है स्वराघात तथा बलाघात क्या है? स्वराघात किसे कहते हैं? शब्दों का उच्चारण करते हुए किसी वर्ण पर अधिक बल दिया जाता है, उसे स्वराघात कहते हैं। यह बल स्वर पर अधिक होने के कारण स्वराघात कहलाता है। अब बलाघात क्या है? बलाघात का प्रभाव वर्णों के बदले शब्दों पर पड़ता है। ठीक है। बलाघात विशेषण के समान अर्थ का निवारण तथा उसमें परिवर्तन में सहायता प्रदान करता है। अब अनुतान, अनुतान किसे कहते हैं? उच्चारण के आरोह तथा अवरोह को अनुतान कहते हैं। अब हम बात करेंगे मात्राओं की। ये मात्रा क्या होती है? व्यंजन तथा स्वर के संयोग से जो रूप परिवर्तन होता है उसे मात्रा कहते हैं। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा है। केवल अ के लिए कोई निर्धारित मात्रा नहीं है, क्योंकि ये सदा व्यंजन के साथ उच्चारित होती है। और अन्य स्वरों की जो मात्राएं हैं वो तो आप सबको पता ही होंगी। आ, ई, उ, ए, आई, ओ तथा आओ। ह्रस्व स्वर जो हैं अ, ई तथा उ, इनमें एक मात्रा होती है, बाकी सभी दीर्घ स्वरों में दो मात्राएं होती हैं। और र के साथ उ तथा उ की मात्रा का रूप अन्य व्यंजन वर्णों से थोड़ा भिन्न होता है और ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे सामान्य हिंदी के दूसरे टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।